हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। हम पढ़ रहे हैं फंडामेंटल ऑफ रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग, जिसमें हम पढ़ रहे हैं बेसिक रेडिएशन फिजिक्स। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे क्वालिटी अश्योरेंस टेस्ट। क्वालिटी अश्योरेंस और QA. QA in radiology is a set of management tools organized to optimize the clinical value of radiographic images for timely patient diagnosis while taking radiation exposure and impact to the imaging facility into consideration। अब जो QA होता है रेडियोलॉजी में वो सेट है मैनेजमेंट टूल्स का जो कि ऑप्टिमाइज करता है रेडियोग्राफिक इमेजेस की क्लिनिकल वैल्यू को, और साथ में ये मेक श्योर करता है कि जो पेशेंट है उसका डायग्नोसिस टाइमली हो पाए, और साथ में इस बात का भी ध्यान रखता है कि जो रेडिएशन एक्सपोजर है वो कितना मिल रहा है पेशेंट को, कहीं वैल्यू एक्सीड तो नहीं कर रही है, और साथ में क्या जो क्लिनिकल वैल्यू है वो कितना इम्पैक्ट डालती है हमारी इमेजेस पर। वो सब का सब जो क्वालिटी अश्योरेंस टेस्ट है ये सब के सब उसी में आते हैं। और ये क्वालिटी अश्योरेंस है, ये इन्वॉल्व करता है बोथ क्वालिटी कंट्रोल टेक्निक एंड क्वालिटी एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसीजर। Quality assurance in radiology encompasses equipment, accessory and radiography personnel। जो quality assurance है उसमें जो equipment है उसकी टेस्टिंग आती है, उसके accessories की टेस्टिंग आती है, और साथ में जो रेडियोग्राफी है चाहे कौन सा मतलब कौन से जो क्लिनिकल वैल्यू है जिसपे जो हमारा इक्विपमेंट है वो ऑपरेट होगा, वो सब के सब जो क्वालिटी अश्योरेंस है उसमें दिखाया जाता है। Quality control involves regular intermittent technical testing of medical equipment and evaluation of image quality to ensure conformity to the regulation। जो quality control techniques होते हैं उसमें टेस्टिंग की जाती है मेडिकल इक्विपमेंट की, साथ में जो इमेज क्वालिटी है उसकी भी इवेल्युएशन होती है, और ये सब जो है वो इस बात का पता लगाने में हेल्प करता है कि जो हमारा इक्विपमेंट है वो अच्छे से चल रहा है या नहीं चल रहा है। मेडिकल डायग्नोस्टिक एक्सरे इक्विपमेंट का क्वालिटी अश्योरेंस टेस्ट का क्या मतलब है कि इसमें हम सिस्टमेटिक एक्शन करते हैं, ये सिस्टमेटिक टेस्ट करते हैं इक्विपमेंट पर, जो कि कॉन्फिडेंस देता है जो एंड यूजर्स होते हैं जैसे कि रेडियोग्राफर हो गया या फिर एक्सरे टेक्नीशियन हो गया, कि ये जो एक्सरे इक्विपमेंट है वो सेफ्टी स्टैंडर्ड के हिसाब से ही चल रहा होगा, जो कि सेट करता है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। उन्हीं के हिसाब से जो इक्विपमेंट है वो चलेगा, और साथ में कहीं से भी एक्सरे का लीकेज नहीं होगा, और साथ में जो सेकेंडरी फोटोन्स हैं या फिर जो सेकेंडरी एक्सरे बीम्स हैं वो बहुत कम प्रोड्यूस होंगी, उस वजह से जो इमेज क्वालिटी है वो भी अच्छे से आएगी। अगर हम QA प्रोग्राम की बात करें तो जो गोल क्या है QA प्रोग्राम का, कि ये एक्यूरेसी प्रोवाइड करता है डायग्नोसिस में, और साथ में ये भी इंश्योर करता है कि जो पेशेंट है उसको उतना ही डोज मिलना चाहिए जितना कि जरूरी है डायग्नोसिस या फिर स्कैन के लिए, और उससे ज़्यादा जो मिनिमम रेडिएशन डोज है उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए उस इक्विपमेंट में डोज। QA प्रोग्राम शुरुआत कहाँ से होती है QA प्रोग्राम की, कि जब वो परफॉर्मेंस इवेल्युएशन होती है डायग्नोस्टिक एक्सरेज की उसके मैन्युफैक्चरिंग स्टेज पर, और उसके बाद एक्सेप्टेंस टेस्टिंग की जाती है जब हम एक्सरे इक्विपमेंट को इंस्टॉल कर देते हैं किसी भी सेंटर में। इसमें जो QA प्रोग्राम है उसमें दो स्टेजेस आती हैं, एक तो जो परफॉर्मेंस इवेल्युएशन है डायग्नोस्टिक एक्सरे इक्विपमेंट की वो उसके मैन्युफैक्चरिंग स्टेज पे होती है, और यहाँ वहीं पे होगी जहाँ पे उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है, और जो दूसरा है वो होता है एक्सेप्टेंस टेस्टिंग जो कि की जाती है यहाँ पे एक्सरे इक्विपमेंट को लगाया जाएगा या जिस सेंटर में हम एक्सरे इक्विपमेंट को लगाते हैं। और ये जो QA प्रोग्राम है ये हमें क्या इंश्योर करता है कि जो कंफर्मिटी है हमें इंश्योर करता है, और साथ में जो स्पेसिफिकेशन होती हैं जाकि जो भी स्टैंडर्ड के हिसाब से जो स्पेसिफिकेशन होती हैं उसके हिसाब से जो इक्विपमेंट है QA प्रोग्राम हमें सेट करके देता है। और जो QA प्रोग्राम के बाद QA टेस्ट होते हैं उनको हमेशा एक रेगुलर इंटरवल पर ही करवाना चाहिए, और साथ में रेगुलर इंटरवल पर उनको करवाते रहना चाहिए। और कब करवाना चाहिए, अगर हम उनके मतलब की टाइम की बात करें तो 2 साल में एक बार तो हमें पक्का QA टेस्ट को करवाना ही चाहिए। और ऑल्सो आफ्टर रिपेयर ऑफ द इक्विपमेंट और व्हेन इक्विपमेंट माल फंक्शन इज सस्पेक्टेड,
एक तो पहली बात, तो अगर मान लो कि वो अच्छे से चल रहा है तब भी हमें 2 साल में एक बार तो करवाना ही चाहिए। और अगर इनकेस जो इक्विपमेंट है उसकी रिपेयर हो रही है उसके बाद भी जो क्यूए टेस्ट है उनको करना चाहिए। या फिर जब इक्विपमेंट है अगर उसमें कोई भी खराबी आती है तो उसके बाद भी जो क्यूए टेस्ट है वो होने चाहिए उस इक्विपमेंट पर। ऑब्जेक्टिव या फिर एम क्या है क्वालिटी अश्योरेंस या फिर क्यूए का, कि हमें पेशेंट को उतना ही डोज देना है जिससे कि जो रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर होते हैं उसमें जो इमेज बन के आती है वो एक अच्छी क्वालिटी की आ जाए। बस उससे ज्यादा जो डोज है वो हमने एक्सीड नहीं करना है। इसका क्या मतलब है कि हमें मिनिमम पॉसिबल डोज ही देना है पेशेंट को, जिससे जो इमेज है वो अच्छी आ जाए और साथ में जो पेशेंट डोज है वो भी ना बढ़े। Type approval test. Type approval test of an equipment are carried out to verify the performance of equipment as per safety requirement of AERB. Safety code and the safety standard are in force. जो टाइप अप्रूवल टेस्ट है किसी भी इक्विपमेंट का वो हम तब करते हैं जब हमें इक्विपमेंट की परफॉर्मेंस को वेरीफाई करना है और हमें ये पता लगाना है कि जो AERB जो सेफ्टी स्टैंडर्ड सेट कर रहा है इक्विपमेंट हमारा उसी के हिसाब से चल रहा है या नहीं चल रहा है। अगर हम AERB की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, दैट इज एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड। अगर हम रिजल्ट की बात करें टाइप अप्रूवल टेस्ट की तो वो मैच करने चाहिए जो कि टाइप अप्रूवल क्यूए प्रोटोकॉल में जो टॉलरेंस वैल्यू दी जाती है उनके साथ जो टाइप अप्रूवल टेस्ट है उसके रिजल्ट मैच करने चाहिए। टाइप अप्रूवल टेस्ट आर परफॉर्म्ड ऑन प्रोटोटाइप मॉडल ऑफ एक्सरे इक्विपमेंट। जो प्रोटोटाइप मॉडल होता है एक्सरे इक्विपमेंट का उस पर जो टाइप अप्रूवल टेस्ट होते हैं वो किए जाते हैं। Type approval becomes invalid if any change is made in the design specification of the type approved model। अगर मान लो कि हम कोई भी एक्सरे इक्विपमेंट में अगर डिजाइन में हम थोड़ा बहुत भी चेंज करते हैं तो उस केस में जो टाइप अप्रूवल जो टेस्ट होता है वो जो उसके लिए स्पेसिफाइड होता है वो उस केस में वैलिड नहीं गिना जाएगा, मतलब उसमें कुछ चेंजेस आएंगे और जो नए मॉडल के हिसाब से एक अलग टाइप अप्रूवल मॉडल सेट होगा। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चरर सप्लायर टू इंश्योर दैट टाइप अप्रूवल अप्रूव्ड एक्सरे इक्विपमेंट शैल बी मार्केटेड इन कंट्री। ये मैन्युफैक्चरर और जो सप्लायर होते हैं एक्सरे इक्विपमेंट के उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी वो एक्सरे इक्विपमेंट जो सप्लाई करते हैं मार्केट में उनका टाइप अप्रूवल टेस्ट हुआ हो। वाई क्यूए इन डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी, ये क्वेश्चन दिया गया है जिसमें पूछा गया है कि जो डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी है उसमें हम क्यूए या क्वालिटी अश्योरेंस टेस्ट क्यों करते हैं। एक तो ये एक्सपोजर पैरामीटर को पता लगाने में हमारी हेल्प करेगा, साथ में ये चेक करता है कि जो एक्सरे इक्विपमेंट है उसका फंक्शनल परफॉर्मेंस कैसी है, साथ में ये भी हेल्प करता है कि जो एक्सरे या जिस रूम में इंस्टॉल होता है वहां के आसपास रेडिएशन सेफ्टी कैसी है। जो क्यूए चेक होते हैं वो नेसेसरी होता है सभी एक्सरे इक्विपमेंट के लिए। और अगर हम दूसरी भाषा में कहें कि जो क्यूए है वो एक अच्छा क्वालिटी का स्कैन देगा हमें और किस पर एक लोएस्ट रेडिएशन रिस्क टू द पेशेंट पर, दैट इज मतलब कि अगर हम डोज अगर कम दे रहे हैं पेशेंट को उतना ही हम डोज ये इंश्योर करता है जितने से जो क्वालिटी है इमेज की वो अच्छे से आ पाए। तो इस वजह से जो क्यूए है वो बहुत ज्यादा नेसेसरी है एक्सरे इक्विपमेंट के लिए। क्वालिटी अश्योरेंस प्रोग्राम में दो चीजें होती हैं, एक तो क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट और दूसरा होता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्रोसीजर। अगर हम क्वालिटी कंट्रोल या फिर क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट की बात करें तो ये सीरीज ऑफ टेस्ट होता है जो कि इंश्योर करता है कि जो रेडियोग्राफिक सिस्टम है उसकी जो फंक्शनिंग है वो प्रॉपरली हो रही है और उसके जो रेडियोग्राफ जो आ रहे हैं वो एक एक्सेप्टेबल क्वालिटी के हैं या नहीं है। क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट शुड बी कंडक्टेड फॉर एक्सरे मशीन। जो क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट है वो हर एक्सरे मशीन के लिए होना ही चाहिए। जो लोग्स होते हैं टेस्ट के या फिर जो परफॉर्म डेट होती है या फिर जो रिजल्ट आता है क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट का और साथ में जो क्वालिटी करेक्टिव एक्शंस हम लेते हैं जब जो भी रिजल्ट आता है क्वालिटी कंट्रोल का उसमें वो हमें रिकॉर्ड करके रखने चाहिए। और ये क्या इंक्लूड करता है, इसमें कौन से टेस्ट आते हैं, एक तो जो सेंटर बीम अलाइनमेंट होती है उसका टेस्ट आता है क्वालिटी कंट्रोल में, साथ में जो फोकल स्पॉट साइज होता है उसका टेस्ट आता है,
साथ में जो ट्यूब वोल्टेज होती है उसका टेस्ट आता है, टाइम चेकर का टेस्ट आता है, टाइमर चेक का टेस्ट आता है। साथ में जो ट्यूब हाउसिंग लीकेज हो रही है, अगर वो तो नहीं हो रही, उस बात का भी जो टेस्ट है वो क्वालिटी कंट्रोल में होता है। क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट पार्ट है क्वालिटी अश्योरेंस टेस्ट का। तो जो भी टेस्ट हम क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट में हम करते हैं वो सबके सब पार्ट हैं क्वालिटी अश्योरेंस टेस्ट का। अगर हम बात करें जो क्यूए टेस्ट है, अगर हम उनका रूटीन क्यूए टेस्ट करवा रहे हैं हमारी इक्विपमेंट का, तो वो इंश्योर करता है फंक्शनल परफॉर्मेंस को इक्विपमेंट की, और साथ में हमारी ये पता लगाने में हेल्प करता है कि उसकी जो वैल्यूज आ रही हैं, जो जो क्यूए टेस्ट में जो भी वैल्यूज आ रही हैं वो बेसलाइन वैल्यू से ही सिमिलर होनी चाहिए, और साथ में या फिर जो उसकी जो टॉलरेंस वैल्यू है उसी के बीच में आनी चाहिए, जो कि सेट की जाती हैं रेगुलेटरी बोर्ड द्वारा। अगर उसमें कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो दैट मीन्स हमारा जो इक्विपमेंट है वो अच्छे से नहीं चल रहा है। और जो क्वालिटी अश्योरेंस टेस्ट हैं वो परफॉर्म किए जाने चाहिए बाय द क्वालिफाइड सर्विस इंजीनियर, और वो भी यूजर इंस्टीट्यूशन पर जहाँ पे जो इक्विपमेंट लगाए गए हैं वहां पे होने चाहिए। और ये जो टेस्ट हैं शुड बी परफॉर्म्ड एट रेगुलर इंटरवल पर होने चाहिए, मतलब कि एक रेगुलर इंटरवल पर होने चाहिए। और कौन सा इंटरवल होना चाहिए, दैट इज कि मतलब कि 2 साल में एक बार जो क्वालिटी एश्योरेंस टेस्ट है वो होना चाहिए, या फिर जब एक्सरे इक्विपमेंट रिपेयर में जाता है उसके बाद भी क्वालिटी एश्योरेंस टेस्ट हमारा होना चाहिए। क्वालिटी अश्योरेंस टेस्ट इक्विपमेंट की बात करें तो ये देखो, ये सभी की डायग्राम्स दी गई हैं जितने हम यूज करते हैं इक्विपमेंट हमारे क्वालिटी अश्योरेंस टेस्ट में। ये देखो, ये मल्टीओमीटर है, ये सर्वे मीटर है, ये देखो ये बीम अलाइनमेंट टेस्ट टूल है जिससे बीम अलाइन होती है, साथ में ये टिश्यू इक्विवेलेंट फैंटम है, और ये देखो ये एल्यूमिनियम फिल्टर हम यूज करते हैं, और साथ में ये कैट फैन हम यूज करते हैं। ये सब के सब जो है वो क्वालिटी अश्योरेंस टेस्ट के इक्विपमेंट हैं। ये देखो, ये इक्विपमेंट दिए गए हैं, यहाँ यहाँ हम क्वालिटी अश्योरेंस को यूज करते हैं। पहला जो है वो है सिटी, दूसरा फ्लोरोस्कोपी, तीसरा एमआरआई, फोर्थ वन है मेमोग्राफी, फिफ्थ वन इज बोन स्कैन दैट इज डेक्सा, एंड लास्ट वन इज एक्सरेस। यहाँ पर जो क्वालिटी अश्योरेंस टेस्ट हैं वो किए जाते हैं। कौन से पैरामीटर हैं जो इमेज क्वालिटी को अफेक्ट करते हैं, दैट इज ऑपरेटिंग पोटेंशियल, ऑपरेटिंग करंट, एक्सपोजर टाइम, इफेक्टिव फोकल स्पॉट साइज, टोटल फिल्ट्रेशन, लीकेज फ्रॉम ट्यूब हाउसिंग, एंड डिटेक्टर करेक्टरिस्टिक्स। ये सब के सब जो पैरामीटर हैं वो इमेज क्वालिटी को अफेक्ट करते हैं। इसी वजह से इन सभी की टेस्टिंग है वो क्यूए में की जाती है। डायग्नोस्टिक एक्सरे इक्विपमेंट के लिए कौन से क्वालिटी अश्योरेंस टेस्ट हैं वो नीचे दिए गए हैं। पहला है कॉन्ग्रुएंस ऑफ रेडिएशन एंड ऑप्टिकल फील्ड्स, सेंट्रल बीम अलाइनमेंट, इफेक्टिव फोकल स्पॉट साइज मेजरमेंट, टाइमर एक्यूरेसी, एक्यूरेसी ऑफ एक्सेलरेटिंग tube potential, linearity of radiation output, reproducibility of radiation output, total filtration, radiation leakage through tube housing, exposure rate at tabletop, fluoroscopic image quality parameters। ये सब के सब टेस्ट हैं क्वालिटी अश्योरेंस टेस्ट में। फर्स्ट वन की अगर बात करें, that is congruence of radiation and optical field. The X-ray field must be aligned with the light field so that the operator can accurately position the body part to be imaged. अब जो एक्सरे फील्ड है वो लाइट फील्ड से ही अलाइनमेंट में होनी चाहिए, ताकि जो ऑपरेटर है वो जो पेशेंट बॉडी है उसको अच्छे से पोजीशन लगा पाए। और अगर मान लो कि जो ऑप्टिकल फील्ड है वो रेडिएशन फील्ड के साथ अलाइन नहीं की होगी, तो जो एरिया होता है क्लिनिकल इंटरेस्ट का वो मिस्ड हो जाएगा, और इस वजह से एक अच्छा स्कैन लेने के लिए बार बार रीटेक होंगे, और उस वजह से जो एक्सपोजर डोज है पेशेंट का वो बढ़ेगा। तो इस वजह से जो रेडिएशन और जो ऑप्टिकल फील्ड है वो एक दूसरे से अलाइंड होनी चाहिए। अगर हम टॉलरेंस की बात करें तो वो इक्वल होता है A1 प्लस A2 इज इक्वल टू या फिर लेस देन 0.02 ऑफ S। अगर हम S की बात करें तो ये रिप्रेजेंट करता है फोकल स्पॉट टू इमेज रिसेप्टर डिस्टेंस। और अगर A1 A2 की बात करें, ये क्या होता है, ये डिस्क्रिपेंसीज होते हैं वन डायमेंशन ऑफ इमेजिंग फील्ड में।
सेंट्रल बीम अलाइनमेंट टेस्ट, जो दूसरा टेस्ट है वो है सेंट्रल बीम अलाइनमेंट टेस्ट। अगर जो एक्सरे बीम है वो परपेंडिकुलर नहीं है इमेज रिसेप्टर से, तो जो इमेज बनेगी वो बिल्कुल ही डिस्टॉर्टेड बनेगी, मतलब इमेज बिल्कुल ही खराब बनेगी। और अगर हम ग्रिड का यूज कर रहे हैं इस केस में, तो जो डिस्टोर्शन है या जो खराब पार्ट है इमेज का, वो जो ग्रिड है उसको मैग्नीफाइड करेगा और उस वजह से जो इमेज है उसका कंप्लीटली लॉस्ट हो जाएगा। और जो बीम अलाइनमेंट टेस्ट है उसको हम जो कॉन्ग्रुएंस ऑफ ऑप्टिकल और जो रेडिएशन फील्ड का जो टेस्ट है उसके साथ ही करते हैं। और अगर हम बात करें टॉलरेंस की सेंट्रल बीम अलाइनमेंट के, तो वो होती है लेस देन 1.5 डिग्री। ये देखो, ये इक्विपमेंट हम यूज करते हैं बीम अलाइनमेंट टेस्ट के लिए। यहाँ पे लिखा भी हुआ है बीम अलाइनमेंट टेस्ट टूल। इफेक्टिव फोकल स्पॉट साइज मेजरमेंट। जो फोकल स्पॉट साइज है वो दो वेज में डिफाइन किया जाता है। पहला है एक्चुअल फोकल स्पॉट और दूसरा है इफेक्टिव फोकल स्पॉट। अगर हम एक्चुअल फोकल स्पॉट साइज की बात करें, तो ये वो एरिया होता है एनोड का जिस पे आके इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करते हैं। और ये प्राइमरली दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला है जो कैथोड फिलामेंट की लेंथ होती है, और जो दूसरा है वो है फोकसिंग कप स्लॉट का जो विड्थ होती है, उस पे हमारा एक्चुअल फोकल स्पॉट साइज डिपेंड करेगा। अगर हम इफेक्टिव फोकल स्पॉट साइज की बात करें, तो ये डिपेंड एक्चुअली ये तब तक इक्वल होगा एक्चुअल फोकल स्पॉट के, जब तक कि जो एनोड एंगल है वो एनोड को हम नहीं देते हैं। अगर मान लो कि अगर हम एनोड एंगल दे के रखा हुआ है, तो जो इफेक्टिव फोकल स्पॉट लेंथ आएगी वो स्मॉलर होगी एज कंपेयर टू एक्चुअल फोकल स्पॉट लेंथ के। और उसकी वैल्यू हम अगर डिटरमाइन करें, तो वो इक्वल होती है, जो इफेक्टिव फोकल लेंथ जो होती है वो इक्वल होती है एक्चुअल फोकल लेंथ इनटू साइन फाई के, और जो फाई होता है वो एनोड एंगल होता है। इफेक्टिव फोकल स्पॉट साइज मेजरमेंट के लिए हम कौन से टूल्स का यूज करते हैं? पहला है पिन होल कैमरा। ये देखो, ये डायग्राम भी दी गई है। इसमें अगर हम बीम पास करवाते हैं तो इस तरह से आएगी इमेज, चाहे इस तरह से जो बीम है वो निकलेगी पिन होल कैमरा से बाहर। अगर स्लिट कैमरा लेते हैं तो इस तरह से जो स्लिट करके जो बीम है वो बाहर निकालेगा। और अगर हम स्टार पैटर्न की बात करें तो इस तरह से स्टार फॉर्म में आएगी। और अगर हम रेजोल्यूशन बार पैटर्न की बात करें तो इस तरह से जो इफेक्टिव फोकल स्पॉट साइज या बीम है वो इस तरह से आएगी। अगर हम टॉलरेंस की बात करें इफेक्टिव फोकल स्पॉट साइज मेजरमेंट में, तो अगर मान लो कि जो एफ की वैल्यू लेस देन है 0.8 mm के, तो वो जो इफेक्टिव फोकल स्पॉट मेजरमेंट इक्वल होनी चाहिए 0.5 एफ के। और अगर एफ की वैल्यू ग्रेटर है 0.8 के और लेस देन है 1.5 mm से, तो जो इफेक्टिव फोकल स्पॉट है उसकी 0.4 होनी चाहिए वैल्यू। और अगर एफ की वैल्यू ग्रेटर है 1.5 mm से, तो जो इफेक्टिव फोकल स्पॉट साइज मेजरमेंट होनी चाहिए वो 0.3 f के इक्वल होनी चाहिए। नेक्स्ट टेस्ट इज एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल केबीपी टेस्ट। जो पीक पोटेंशियल होता है या फिर जो केबीपी होता है किसी भी एक्सरे जनरेटर का, वो अफेक्ट करता है एक्सरे बीम की क्वालिटी को, और साथ में कितना एक्सपोजर मिल रहा है पेशेंट को उसको भी इफेक्ट करता है एक्सरे जनरेटर का पीक पोटेंशियल। तो उस वजह से कितना हमें पीक पोटेंशियल रखना चाहिए ताकि जो एक्सपोजर है पेशेंट का वो हम कम रख सकें, और साथ में जो एक्सरे बीम की क्वालिटी है उसको हम इम्प्रूव कर सकें। तो ज्यादातर हम अभी जो यूज करते हैं वो हम सॉलिड स्टेट डिटेक्टर का यूज करते हैं। उसमें नॉन इन्वेसिव मेथड यूज किया जाता है पीक ट्यूब पोटेंशियल मेजरमेंट को टेस्ट करने के लिए। और जो भी रिजल्ट आता है उसमें हम ये इंश्योर करते हैं कि जो भी ऑपरेटर उस इक्विपमेंट का केबीपी सेट करता है उतना ही मिल रहा है, या उससे बढ़ा के या घटा के तो नहीं मिल रहा है पेशेंट को केबीपी। अगर हम एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल केबीपी जिसको हम कहते हैं उसकी टॉलरेंस की बात करें, तो वो इक्वल होती है ±5 केबी के। इसका मतलब है कि जो इक्विपमेंट में ऑपरेटर जो सेट कर रहा है केबीपी, उसको उसकी वैल्यू से 5 केबी अगर ज्यादा है तब भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, और अगर 5 केबी कम है, केबीपी कम है, तब भी ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दैट्स मीन हमारा जो एक्सरे जनरेटर है वो अच्छी केबीपी पर रन हो रहा है। नेक्स्ट टेस्ट है फॉर द एक्यूरेसी ऑफ एक्सपोजर टाइमर। जो हम एक्सपोजर टाइमर यूज करते हैं एक्सरे यूनिट में, अगर वो काम ना करे
तो वहां पे हो सकता है कि जो रेडियोग्राफ है या फिर जो पेशेंट है वो अंडर एक्सपोज्ड हो रहा हो या फिर ओवर एक्सपोज्ड हो रहा हो। अगर अंडर एक्सपोज्ड हो रहा है तो हमारी जो इमेज क्वालिटी है वो अच्छे से नहीं आएगी, और अगर ओवर एक्सपोज्ड हो रहा होगा पेशेंट तो जो पेशेंट डोज है वो बढ़ेगा। तो इस वजह से जो एब्सोल्यूट टाइमर मेथड होता है वो हमें लगाना चाहिए, हमारी मेजरिंग सेट में हमें यूज करना चाहिए। और साथ में जो डिजिटल टाइमर है वो हमें एक्सेस यूनिट में लगाना चाहिए। अगर हम टॉलरेंस की बात करें तो कितना एरर आ सकता है, प्लस माइनस 10% एरर हो सकता है, कि प्लस माइनस या तो 10% ज्यादा हो सकता है या फिर 10% कम हो सकता है एक्सपोजर टाइमर या जो टाइम हम सेट कर रहे हैं। लिनियरिटी ऑफ एमए लोडिंग स्टेशन, जो ट्यूब करंट होता है जिसको हम एमए से रिप्रेजेंट करते हैं वो इक्वल होता है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं कैथोड से एनोड की तरफ और एक यूनिट टाइम में। अगर हम एक्सपोजर की बात करें बीम का किसी भी गिवन केबीपी या फिर गिवन फिल्ट्रेशन के लिए तो वो प्रोपोर्शनल होता है ट्यूब करंट के। अगर मान लो, इसका क्या मतलब है कि जो ट्यूब करंट है अगर वो बढ़ रहा है तो जो एक्सपोजर है बीम का वो भी इंक्रीज करेगा। और ये जो टेस्ट होता है लिनियरिटी ऑफ एमए लोडिंग स्टेशन का, ये भी यही हमें बताने में हेल्प करता है कि जो रेडिएशन आउटपुट है उसका जब हम ग्राफ बना के देखते हैं ट्यूब करंट के साथ तो वो लीनियर ही आ रहा है, और अगर इनकेस वो लीनियर नहीं आ रहा है तो वहां पे कोई ना कोई इक्विपमेंट में कुछ ना कुछ दिक्कत है। और अगर हम एग्जांपल लें किस तरह से काम करता है तो जो फील्ड फोकस डिस्टेंस होता है वो इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर के, और उस केस में जो रेडिएशन फील्ड साइज होगा वो इक्वल होगा 20 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर के। जब फील्ड फोकस डिस्टेंस 100 सेंटीमीटर के इक्वल होगा तब जो फील्ड रेडिएशन साइज होगा वो 20 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर के इक्वल होगा। अब इस टेस्ट में हम क्या करते हैं कि जो एक्सपोजर टाइम हो गया और साथ में जो केबीपी हो गया उसको हम कांस्टेंट रखते हैं, और तब जब हम रेडिएशन आउटपुट को मेजर करते हैं डिफरेंट एमए स्टेशन के लिए तो जो मेजरमेंट होती है एमए लोडिंग स्टेशन पर वो एक तो हमने उसको रिपीट करते रहना है बार बार ताकि जो स्टैटिस्टिकल एरर है उसको हम एलिमिनेट कर सकें। तो जब वो रीडिंग देता है, जो रेडिएशन आउटपुट रीडिंग जो आती है जब हम एमए लोडिंग स्टेशन बार बार डिफरेंट एमए लोडिंग स्टेशन जब हम लेते हैं तो हमने उनका एवरेज निकालना है, और साथ में जो कोफिशिएंट ऑफ लिनियरिटी आती है उसको हम इवेलुएट करना है फ्रॉम एवरेज एम आर बाय एम ए से या फिर मिलीग्रे पर एम ए से। और जो टॉलरेंस हम इसमें कितनी लेते हैं कोफिशिएंट ऑफ लिनियरिटी की, जिसको हम सी यू एल से रिप्रेजेंट करते हैं, सी यू एल से रिप्रेजेंट करते हैं एक्स मैक्स माइनस एक्स मिनिमम बाय एक्स मैक्स प्लस एक्स मिनिमम। अगर हम एक्स की बात करें तो ये होता है रेडिएशन आउटपुट रीडिंग। टाइमर लोडिंग स्टेशन का भी लिनियरिटी टेस्ट होता है। जो एक्सपोजर टाइम होता है वो ड्यूरेशन होती है एक्सरे प्रोडक्शन की। जब हम केबीपी और एमए को कांस्टेंट रखते हैं तो जो रेडिएशन आउटपुट है वो डिफरेंट आती है जब हम डिफरेंट टाइमर स्टेशन को यूज करते हैं। और जो कोफिशिएंट ऑफ लिनियरिटी होती है वो हम इवेलुएट करते हैं जब हम केबीपी और जो एमए जो होते हैं उनको जब हम कांस्टेंट रखते हैं तो हम डिफरेंट टाइमर पर डिफरेंट रेडिएशन आउटपुट को इवेलुएट करते हैं और वहां से हम कोफिशिएंट ऑफ लिनियरिटी को निकालते हैं। This test is carried out to check the linearity of radiation output with respect to change in timer station। तो ये टेस्ट हमें क्या बताने में हेल्प करता है कि रेडिएशन आउटपुट किस तरह से इंक्रीज हो रहा है या कैसा लिनियरिटी आ रही है रेडिएशन आउटपुट में विद रिस्पेक्ट टू टाइमर स्टेशन में बाय कीपिंग एमए स्टेशन कांस्टेंट एट ए पर्टिकुलर केबी स्टेशन। और ये कब हो रहा होगा, जब जो एमए है उसको हमने कांस्टेंट रखना है और जो केबी है उसको भी हमने कांस्टेंट रखना है, बस हमने जो टाइम है एक्सपोजर टाइम है वही इंक्रीज करते रहना है, और उस वजह से जो रेडिएशन आउटपुट है वो भी इंक्रीज होती रहेगी। और कितना कोफिशिएंट ऑफ लिनियरिटी आएगा वो हम मेजर करेंगे। और जो अगर हम कोफिशिएंट ऑफ टाइम लिनियरिटी की टॉलरेंस की बात करें तो वो इक्वल होती है लेस देन 0.1 के। ये इक्वल नहीं होगी, ये लेस देन 0.1 के होनी चाहिए, तभी जो कोफिशिएंट ऑफ टाइमर लिनियरिटी है या जो इक्विपमेंट है इस हिसाब से वो हमारा अच्छे से काम कर रहा होगा। आउटपुट कंसिस्टेंसी, जो रेडिएशन आउटपुट है उसकी कंसिस्टेंसी को मेजर करने के लिए हम आउटपुट कंसिस्टेंसी टेस्ट करते हैं। इस केस में हम जो एमए है और साथ में जो टाइम पीरियड है
उसको हम कांस्टेंट रखेंगे, बस हमने यहाँ पे केबी को चेंज करते रहना है, उस हिसाब से हमने रेडिएशन आउटपुट को मेजर करना है। अगर हम इसकी कंसिस्टेंसी की बात करें केवी स्टेशन की, तो हम इसको इवेल्युएट करते हैं बाय द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन से, जिसको हम COB से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो इक्वल किसके होता है 1/x इंटू, ये समीशन का साइन है, इंटू x1 माइनस x2 बाय n माइनस 1 रेज टू पावर 1/2। तो ये इसकी टॉलरेंस की अगर बात करें तो इसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कितना होना चाहिए टॉलरेंस में, लेस देन 0.05 के। Next step is for total filtration of X-ray tube to cut off low energy component from X-ray beam। जो X-ray beam है उससे जो low energy component जब हम हटाते हैं तो वो हम फिल्टर के थ्रू हटाते हैं, तो वहां पे हम फिल्ट्रेशन करते हैं। और जो लो एनर्जी कंपोनेंट होते हैं वो जरा सा भी कंट्रीब्यूट नहीं करते, जरा सी भी हेल्प नहीं करते इमेज की फॉर्मेशन में, पर ये जो पेशेंट डोज है उसको जरूर ये बढ़ा देते, तो इस वजह से ये हमारे लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं, तो इस वजह से इनको रिमूव कर देना चाहिए। तो इस वजह से वहां पे हम फिल्ट्रेशन का यूज करते हैं। अगर मान लो कि जो फिल्ट्रेशन है वो बहुत ज्यादा हाई हम कर दें, तो वहां पे जो इमेज कंट्रास्ट आएगा वो बहुत ही पुअर क्वालिटी का आएगा, और जो यूनिट होगा वो ओवरलोडेड हो जाएगा, क्योंकि वहां पे हम फिल्ट्रेशन बहुत ही ज्यादा मात्रा में करवा रहे हैं। इसी वजह से जो टोटल फिल्ट्रेशन होती है जिसमें हम इनहेरेंट और एडिड फिल्ट्रेशन दोनों लेते हैं, वो उतनी ही प्रोवाइड करवाई जानी चाहिए एक्स-रे ट्यूब को जितनी की रेकमेंड की गई है एज पर अथॉरिटी। हाफ वैल्यू थिकनेस की जो डिटर्मिनेशन होती है वो मेथड है जो कि इवेल्युएट करता है टोटल एल्यूमिनियम इक्विवेलेंट फिल्ट्रेशन को ऑफ द एक्स-रे ट्यूब ट्रांसमिशन इन परसेंटेज थिकनेस ऑफ एडेड फिल्टर्स इन तो जो HPT है उसको हम हाफ वैल्यू थिकनेस कहते हैं। जब हम इसका डिटर्मिनेशन करते हैं तो ये एक मेथड बन जाता है जो कि इवेल्युएट करता है टोटल एल्यूमिनियम इक्विवेलेंट फिल्ट्रेशन को। That is, total aluminum equivalent filtration of the X-ray tube is evaluated by determining the half value thickness of the beam। जब हम बीम की हाफ वैल्यू थिकनेस को डिटरमाइन करते हैं तो ये हमारी हेल्प करता है टोटल एल्यूमिनियम इक्विवेलेंट फिल्ट्रेशन को इवेल्युएट करने में। ट्रांसमिशन कर्व ऑफ द एक्स-रे बीम कैन बी प्रिपेयर्ड बाय प्लॉटिंग ए ग्राफ। जो ट्रांसमिशन कर्व होती है एक्स-रे बीम की वो हम प्रिपेयर कर सकते हैं, जब हम ग्राफ बना के हम उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। और किसमें हम ग्राफ बनाते हैं, अब्जॉर्बर थिकनेस के बीच में और साथ में कोरिस्पोंडिंग परसेंटेज ट्रांसमिशन के बीच में जब हम ग्राफ बनाते हैं तो वो आ जाता है हमारा ट्रांसमिशन कर्व ऑफ द एक्स-रे बीम। याद रखना कि जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं एब्जॉर्बर थिकनेस का परसेंटेज ट्रांसमिशन के साथ, तो वो हमें देता है ट्रांसमिशन कर्व ऑफ द एक्स-रे बीम। एब्जॉर्बर की जो थिकनेस है अगर वो 50% ही ट्रांसमिशन करवा रही है तो वो इक्वल होगी हाफ वैल्यू थिकनेस ऑफ द एक्स-रे बीम के। जो टोटल एल्यूमिनियम फिल्ट्रेशन होती है उसको हम डिटरमाइन करते हैं फ्रॉम HBT से और यूजिंग कैलिब्रेशन टेबल, जिसमें हम कैलिब्रेशन टेबल का यूज करते हैं और HBT से हम इसको फाइंड आउट करते हैं। प्रेजेंटली न्यू सॉलिड स्टेट डिटेक्टर डायरेक्टली गिव्स द वैल्यू ऑफ HBT। जो हम न्यू सॉलिड स्टेट डिटेक्टर यूज करते हैं वो हमें HBT की वैल्यू डायरेक्टली दे देता है, उसमें हमें कैलिब्रेशन टेबल की जरूरत नहीं पड़ती है। एंड टोटल फिल्ट्रेशन यूज्ड इन डायग्नोस्टिक एक्सरे इक्विपमेंट, और कितनी टोटल फिल्ट्रेशन हो रही है डायग्नोस्टिक एक्सरे इक्विपमेंट में वो भी हमें सॉलिड स्टेट डिटेक्टर हमें प्रोवाइड करवाता है। अब मिनिमम फिल्ट्रेशन फॉर एक्सरे ट्यूब वो कितनी होती है, फॉर इंश्योरिंग radiation quality of the X-ray beam, the total filtration in the X-ray source assembly shall comply with the half value layer requirement। कि कितनी टोटल फिल्ट्रेशन हो रही है वो कंप्लाई करता है, या वो डिपेंड करता है हाफ वैल्यू लेयर रिक्वायरमेंट पर। और अगर हम मटेरियल यूज कर रहे हैं एल्यूमिनियम फिल्टर ऑफ प्योरिटी 99.99% ऑफ और हायर, और जो डेंसिटी हम इसमें कितना यूज कर रहे हैं 2.70 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब की डेंसिटी की अगर हम एल्यूमिनियम फिल्टर यूज कर रहे हैं तो उस केस में टॉलरेंस कितनी होगी 1.5 mm एल्यूमिनियम फॉर केबी लेस देन या इक्वल टू 70, 2.0 mm एल्यूमिनियम इक्विवेलेंट फॉर 70 लेस देन, जो केबी होगा वो ग्रेटर होगा एज कम्पेयर टू 70 और लेस होगा 100 से। और अगर मान लो कि जो केबी है
वो अगर यहाँ पे लेस नहीं होना चाहिए, यहाँ पे ग्रेटर होना चाहिए एज कम्पेयर टू 100 और इक्वल होना चाहिए 100, तो वहां पे जो टॉलरेंस वैल्यू कितनी होगी फिल्ट्रेशन की, दैट इज 2.5 mm एल्यूमिनियम फिल्ट्रेशन इक्विवेलेंस। एल्यूमिनियम इक्विवेलेंस ऑफ टेबल टॉप या जिसको हम काउच भी बोलते हैं वो लेस होती है या फिर इक्वल होती है 1.2 mm एल्यूमिनियम इक्विवेलेंस के। अगर हम टेबल टॉप या काउच की बात करें तो वो पार्ट होता है जहाँ पे जो पेशेंट है वो हमारा लेटता है, उसको हम टेबल टॉप या फिर काउच बोलते हैं। तो उसमें जो एल्यूमिनियम इक्विवेलेंस कितनी होनी चाहिए, वो या तो इक्वल होनी चाहिए या फिर लेस होनी चाहिए एज कम्पेयर टू 1.2 mm एल्यूमिनियम इक्विवेलेंस से। रेडिएशन लीकेज लेवल्स फ्रॉम ट्यूब हाउसिंग, की ट्यूब हाउसिंग से कितना रेडिएशन लीकेज हो रहा है वो हम इस जो टेस्ट है उसमें हम मेजर करेंगे। द रेडिएशन लीकेज मेजरमेंट इज कैरिड विद एन आयनाइजेशन चैम्बर या फिर सेमीकंडक्टर वेस्ट रेडिएशन सर्वे मीटर। जो रेडिएशन लीकेज मेजरमेंट है या मेजरमेंट टेस्ट है वो हम किस टूल से करते हैं, दैट इज आयनाइजेशन चैम्बर या फिर सेमीकंडक्टर वेस्ट रेडिएशन सर्वे मीटर। फॉर चेकिंग द लीकेज रेडिएशन, जब हम लीकेज रेडिएशन को चेक कर रहे होते हैं तो जो कॉलीमेटर होता है ट्यूब हाउसिंग का उसको हमने पूरी तरह से बंद कर देना है। साथ में ट्यूब को हमने जो इक्विपमेंट की जो मैक्सिमम केबीपी होगा या जो मैक्सिमम एमए होगा जिसको हम ट्यूब करंट भी बोलते हैं, उतना हमने वहां पे रखना है ट्यूब का, ताकि हम जो रेडिएशन लीकेज है उसको हम मेजर कर सकें। और जो एक्सपोजर रेट है वो उसको हम किस तरह से मेजर करते हैं कि जो फोकल स्पॉट होता है उसके 1 मीटर से डिस्टेंस पर हम उसको मेजर करेंगे और हम उसके सभी साइड में जो जितना भी जो इक्विपमेंट है उसके सभी साइड में हम मेजर करेंगे, चाहे वो एनोड साइड है, चाहे वो कैथोड साइड है, चाहे वो फ्रंट है इक्विपमेंट का, चाहे वो बैक है, चाहे वो टॉप है इक्विपमेंट की। और कहाँ से मेजर करेंगे, ट्यूब हाउसिंग और कॉलीमीटर से 1 मीटर की डिस्टेंस पर। और हम सभी साइड की तरफ मेजर करेंगे, पूरी उसकी डायरेक्शन में, हर डायरेक्शन में हम 1-1 मीटर से उसको मेजर करेंगे। फ्रॉम मैक्सिमम लीकेज रेट, जो मैक्सिमम लीकेज रेट है जिसको हम मिली फ्रोंजन पर आवर से डिटरमाइन करते हैं फ्रॉम बोथ ट्यूब हाउसिंग एंड कॉलीमीटर। जो ट्यूब हाउसिंग और कॉलीमीटर से जो मैक्सिमम लीकेज रेट है उसमें जो लीकेज रेडिएशन इन 1 आवर उसको हम कंप्यूटेड करते हैं, उसको हम निकालते हैं वर्कलोड के बेसिस पर। अगर हम बात करें कि अगर वर्कलोड हमारा आ रहा है या फिर वर्कलोड कितना होना चाहिए फॉर रेडियोग्राफी या फ्लोरोस्कोपी, सी आर्म इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी या फिर डेंटल ऑर्थोपेंटोमोग्राफी जिसको ओपीजी से हम जिसको रिप्रेजेंट करते हैं, और जो डेंटल सीबीसीटी इक्विपमेंट होता है उसके लिए हम जो वर्कलोड रखते हैं वो रखते हैं 180 मिली एम्पेयर मिनट इन 1 आवर। और अगर हम बात करें डेंटल इक्विपमेंट की जिसको हम इंट्राओरल डेंटल इक्विपमेंट भी बोलते हैं, तो उसके लिए हम 20 मिली एम्पेयर मिनट रखते हैं इन 1 आवर। और जो मेमोग्राफी यूनिट होता है उसके लिए हम यूज करते हैं वर्कलोड 40 मिली एम्पेयर मिनट इन 1 आवर। ये इतना आना चाहिए जब हम इसका टेस्ट कर रहे हैं रेडिएशन लीकेज लेवल का। तो इन जो जितने भी यूनिट है इतना ही वर्कलोड आना चाहिए। अगर इससे एक्सीड कर रहा है तो दैट्स मीन वहां पे जो ट्यूब हाउसिंग में जो रेडिएशन लीकेज है वो बहुत ज्यादा हो रहा है। रेडिएशन लीकेज की टॉलरेंस लिमिट कितनी होती है, रेडिएशन लीकेज एट 1 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम द फोकस लेस देन 1 मिली ग्रे इन 1 आवर फॉर रेडियोग्राफी या फिर फ्लोरोस्कोपी, सी आर्म इंटरवेंशनल रेडियोग्राफी या फिर डेंटल ओपीजी या फिर डेंटल सीबीसीटी इक्विपमेंट के लिए जो रेडिएशन लीकेज होना चाहिए वो होना चाहिए लेस देन 1 मिली ग्रे इन 1 आवर। और अगर मान लो कि मेमोग्राफी यूनिट है तो वहां पे जो रेडिएशन लीकेज होना चाहिए वो 0.02 मिली ग्रे इन 1 आवर होना चाहिए। और जो इंट्रा ओरल डेंटल यूनिट होते हैं उसके लिए लेस देन 0.25 मिली ग्रे इन 1 आवर होना चाहिए। और इतना याद रखना कि जो रेडिएशन लीकेज है वो हम मेमोग्राफी यूनिट के लिए 5 सेंटीमीटर से के डिस्टेंस से हम लेंगे, बाकी सभी के लिए हम 1 मीटर से लेते हैं, पर जो मेमोग्राफी यूनिट है उस पे हम 5 सेंटीमीटर से लेंगे। टेबल टॉप डोज रेट फॉर फ्लोरोस्कोपी मस्ट बी, फॉर एयर कर्मा रेट कितना होना चाहिए, जो टेबल टॉप डोज रेट होता है फ्लोरोस्कोपी के लिए वो लेस देन होना चाहिए 5 सेंटीग्रे पर मिनट से, जब हम ऑटोमेटिक ब्राइटनेस कंट्रोल का यूज नहीं कर रहे हैं। पर जब हम ऑटोमेटिक ब्राइटनेस कंट्रोल जिसको हम एबीसी से रिप्रेजेंट करते हैं उसका जब हम यूज करते हैं
तब जो एयर कर्मा रेट होना चाहिए वो लेस देन होना चाहिए 10 सेंटीग्रेड पर मिनट से, और जो फोकस टू टेबल टॉप डिस्टेंस होना चाहिए वो लेस देन नहीं होना चाहिए 3 से। इसका मतलब है कि जो फोकस का रेशियो जब हम लेते हैं टेबल टॉप डिस्टेंस के साथ, तो उसकी जो वैल्यू होनी चाहिए वो 3 से लेस नहीं होनी चाहिए। फ्लोरोस्कोपिक इमेज क्वालिटी पैरामीटर्स। जो फ्लोरोस्कोपिक इमेज क्वालिटी है उसके पैरामीटर्स देख लेते हैं। एक तो हाई कंट्रास्ट रेजोल्यूशन या फिर स्पेशल रेजोल्यूशन होता है, और दूसरा होता है लो कंट्रास्ट रेजोल्यूशन या फिर लो स्पेशल रेजोल्यूशन। जब हम हाई कंट्रास्ट रेजोल्यूशन या फिर स्पेशल रेजोल्यूशन की बात करते हैं तो ये रेफर करता है एबिलिटी ऑफ द इमेजिंग सिस्टम टू विजुलाइज स्मॉल डिटेल की, मतलब ये उस इमेजिंग सिस्टम की एबिलिटी को ये डिटरमाइन करता है कि वो स्मॉल से स्मॉल पार्टिकल को भी ये अच्छे से दिखा पा रहा है हमारी इमेज में। अगर हम बात करें कि जो किसी भी इमेजिंग सिस्टम की अगर हाई स्पेशल रेजोल्यूशन बता रहे हैं तो उसको हम डेमोन्स्ट्रेट कैसे कर सकते हैं कि सच में उसकी जो स्पेशल रेजोल्यूशन वो अच्छी है या नहीं है। तो जो स्मॉलर ऑब्जेक्ट है उसकी प्रेजेंस को भी वो इमेज में अच्छे से अगर शो कर रहा है तो वहां पे जो स्पेशल रेजोल्यूशन है वो उसका जो इमेजिंग सिस्टम है वो ज़्यादा है। और या फिर ये भी हम जो हायर स्पेशल रेजोल्यूशन है उसको हम इस तरह से भी डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं कि जैसे मान लो कि दो क्लोजली अगर पार्टिकल पड़े हुए हैं, तो अगर अब उसको भी ये अलग अलग करके दिखा पा रहा है तो वहां पे उसकी जो स्पेशल रेजोल्यूशन है उस इमेजिंग सिस्टम की वो बहुत ज़्यादा है। अगर हम टॉलरेंस की बात करें तो जो मैश पैटर्न होता है वो इक्वल होता है 30 लाइन्स पर इंच के, और जो बार पैटर्न की अगर बात करें तो वो इक्वल होता है 1.5 LP पर mm के। और जब हम लो कॉन्ट्रास्ट रेजोल्यूशन या फिर कॉन्ट्रास्ट की बात कर रहे हैं, इन ए रेडियोग्राफिक इमेज इज द डिफरेंस इन द ग्रे स्केल ऑफ द इमेज। तो वहां पे कहाँ पे डिफरेंस आएगा कि जो ग्रे स्केल होता है इमेज का, बल्कि उसका जो कॉन्ट्रास्ट होगा वो अच्छे से नहीं वो शो कर पाएगा। अगर किसी भी सिस्टम का लो कंट्रास्ट रेजोल्यूशन है तो वहां पे जो उसका कंट्रास्ट है या फिर जो ग्रे है, मतलब कि जो ग्रेनेस वो दिखाएगा, या फिर जितने भी जो बॉडी ऑर्गन्स होंगे जो सिमिलर दिखते होंगे तो उनको वो डिस्टिंग्विश करने ज्यादा नहीं कर पाएगा। तो जो लो कंट्रास्ट सेंसिटिविटी रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ इमेजिंग सिस्टम टू विजुलाइज लो कंट्रास्ट ऑब्जेक्ट और structure that differs slightly in radio opacity from the surrounding area। कि वो उन जो लो कॉन्ट्रास्ट सेंसिटिविटी होती है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, किसको रेफर करता है कि इमेजिंग सिस्टम की ये एबिलिटी होती है कि वो विजुलाइज कर पा रहा है उस स्ट्रक्चर को जिसकी जो रेडियो ओपेसिटी है वो सराउंडिंग एरिया से कुछ ही डिफर है, मतलब कि ज्यादा डिफर नहीं है, वो ऑलमोस्ट सेम ही दिखते हैं, पर कुछ ना कुछ उनमें जो डेंसिटी है जहाँ रेडियो ओपेसिटी है उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस है। अगर वो उसको अगर मान लो कि उसको अगर वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहा है सराउंडिंग एरिया से तो उसकी जो रेजोल्यूशन है वो बहुत ज्यादा कम है। और अगर हम इसकी टॉलरेंस की बात करें तो वो इक्वल होता है मिनिमम डायमीटर ऑफ 3 mm होल साइज ऑफ टेस्ट पैटर्न मस्ट बी रिजॉल्व। तो इसमें हम जो डायमीटर लेंगे वो 3 mm लेंगे। ये देखो ये समरी दी गई है क्यूए टेस्ट की टेबुलर फॉर्म में। इसमें देखो ये सारे टेस्ट इसमें इंक्लूड किए गए हैं। कॉन्ग्रुएंस ऑफ रेडिएशन एंड ऑप्टिकल फील्ड जिसकी टॉलरेंस है A1 + A2 लेस देन और इक्वल टू 0.02 ऑफ एस। सेंट्रल बीम अलाइनमेंट की जो वैल्यू दी गई है वो लेस देन 1.5 डिग्री दी गई है। जो टॉलरेंस है ये हमने पहले भी पढ़ा है, पर ये जो टेबुलर फॉर्म है वो इसको आसानी से हम याद रख सकते हैं, तो इस तरह से इसकी जो समरी है वो टेबुलर फॉर्म में दी गई है। अगर हम थर्ड की बात करें, थर्ड टेस्ट की बात करें तो यहाँ पे इफेक्टिव फोकल स्पॉट साइज है, तो इसकी मेजरमेंट इस तरह से जो टॉलरेंस की जो मेजरमेंट वैल्यू है वो दी गई है। जो नेक्स्ट है फोर्थ वन दैट इज एक्यूरेसी ऑफ पोटेंशियल। जो केबीपी है वो +- 5 केबीपी होना चाहिए। जो एक्यूरेसी है एक्सपोजर टाइम की उसका जो परसेंटेज एरर है वो +- 10% में दिया गया है। और जो लीनियरिटी ऑफ रेडिएशन आउटपुट होता है जिसको हम कोफिशिएंट ऑफ लीनियरिटी से रिप्रेजेंट करते हैं वो लेस देन 0.1 होना चाहिए। जो आउटपुट कंसिस्टेंसी है उसमें हम COB की वैल्यू लेस देन 0.05 होनी चाहिए। ये देखो ये नेक्स्ट QA टेस्ट दिए गए हैं जिसमें एक्सपोजर रेट एट टेबल टॉप हमें इसकी टॉलरेंस वैल्यू हमें इतनी दी गई है। जो मिनिमम टोटल फिल्ट्रेशन उसकी टॉलरेंस वैल्यू इतनी दी गई है। जो लीकेज फ्रॉम एक्सट्री ट्यूब हाउसिंग है उसकी टॉलरेंस वैल्यू इतनी दी गई है।
और साथ में ये भी बताया गया कि किस जैसे मेमोग्राफी हो गया, डेंटल हो गया, या फिर जो रेडियोग्राफी और जो फ्लोरोस्कोपी इक्विपमेंट हो गया उसके लिए कितनी वैल्यू होनी चाहिए, ये भी याद कर लेना। और जो परफॉर्मेंस ऑफ इमेजिंग सिस्टम है उसकी वैल्यूज भी दी गई हैं। जो हाई कंट्रास्ट रेजोल्यूशन है उसके लिए जो मैश पैटर्न है उसके लिए 30 लाइंस पर इंच बोला गया है, और जो बार पैटर्न है उसके लिए भी देखो वैल्यू दी गई है, और जो लो कंट्रास्ट रेजोल्यूशन है उसकी भी वैल्यू दी गई है। अगर आप सिंपली जो नेम ऑफ क्यूए टेस्ट है उसको याद कर लोगे और साथ में जो टॉलरेंस वैल्यू है अगर आप उसको याद कर लोगे, तो ये जो आपका जितना भी टॉपिक है ये पूरा का पूरा इसी चीज में कवर अप हो जाएगा। इसमें सिर्फ बस जो नेम है क्यूए टेस्ट का वो ही जरूरी है, और साथ में जो टॉलरेंस वैल्यू कितनी है वो ही जरूरी है। बस ये याद कर लेना। इन ऑर्डर टू अचीव इफेक्टिव डायग्नोस्टिक इन्फॉर्मेशन, कि जो डायग्नोस्टिक इन्फॉर्मेशन अगर हमने अच्छी चाहते हैं कि हमारी जो इमेज है वो अच्छी आए, तो हमें ये इसेंशियल करना पड़ेगा, हमें ये मेक श्योर करना पड़ेगा जी कि जो डायग्नोस्टिक एक्सरे इक्विपमेंट है वो क्वालिटी अश्योरेंस टेस्ट की रिक्वायरमेंट के साथ वो मीट करता हो। एक जो गुड डायग्नोस्टिक एक्सरे प्रोसीजर होता है या फिर जो गुड डायग्नोस्टिक एक्सरे इक्विपमेंट होता है वो होता है जिसमें जो क्वालिटी है इमेज की वो तो अच्छी आ रही है, पर जो पेशेंट डोज है वो बहुत कम यूज हो रहा है। पर पेशेंट डोज कम करने के चक्कर में जो क्वालिटी है इमेज की वो खराब नहीं होनी चाहिए, तो इस बात का भी खास ध्यान रखा जाए। और जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं उनके सामने ये अवेयरनेस इंक्रीज होनी चाहिए कि जो सेफ्टी स्टैंडर्ड है उन्हीं के हिसाब से जो हमारा एक्सरे इक्विपमेंट है वो यूज हो, और कौन से स्टेप्स हैं जो कि पॉपुलेशन डोज रिडक्शन में हमारी हेल्प करते हैं। पहला है कि जो टाइप अप्रूव्ड एक्सरे यूनिट है वो ही सप्लाई होने चाहिए कंट्री में, और जो क्यूए है, जो क्यूए टेस्ट है एक्सरे इक्विपमेंट का वो रेगुलर इंटरवल पर होना चाहिए, और जो पर्सन जो कि क्वालिटी अश्योरेंस टेस्ट कर रहा है उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए ताकि कोई भी गलती ना रह जाए। और जो एक्सरे इक्विपमेंट होते हैं जो कि हम बच्चों की स्टडी के लिए यूज करते हैं उनके अच्छे से मतलब कि उनका अच्छे से ऑप्टिमाइजेशन होनी चाहिए, उनको अच्छे से देखा जाना चाहिए। थैंक यू सो मच। आज का सेशन वैसे काफी लंबा चला गया। आई होप यू लाइक माई वीडियो एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल।